हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारे 8 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है और यहाँ पर हम चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दिनों में न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आए हैं और ये इन्हीं टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। वही क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर 8 एमसीक्यूज़ में लेकर आए हैं। अब देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में ना आपसे कभी भी न्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे कि वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या हुआ, बल्कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यूज़ बनेंगे, जो उसका एक स्टैटिक पार्ट होगा, है ना, जीएस का एक पार्ट होगा, वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही वाले क्वेश्चंस, इसी स्टैंडर्ड के, इसी लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर लाए हैं। तो ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। और ये जो हमारी जो 8 एमसीक्यूज़ हैं, इनसे एक फ़ायदा और है कि मानो कि कभी अगर आपकी न्यूज़ छूट जाती है, न्यूज़ पर आप नहीं पढ़ पाए हैं, तो हमारी जो 8 क्वेश्चन हैं इसमें आपको वो वाले न्यूज़ कवर करवा दिए जाएंगे, प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और पॉइंट्स के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मन लाइन लाइज इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मतलब जो कर्मन रेखा है वो वायुमंडल की कौन सी परत में है। अब देखो, कर्मन लाइन जो है वो अभी न्यूज़ में था। पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है थर्मोस्फेयर। अब देखो, कर्मन लाइन हमने पहले भी जो है, इससे पहले भी ये खबरों में आ चुकी है, तो ये दोबारा से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो कर्मन लाइन क्या है, पहली बात तो आप कर्मन लाइन जान लीजिए कि जैसे हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो वायुमंडल की लेयर्स होते हैं, आपको पता ही है वायुमंडल की परतें हैं। तो सबसे नीचे की परत कौन सी है, वो है ट्रोपोस्फेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं। उसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। उसके बाद है मीजोस्फेयर, जिसको हम मध्य मंडल बोलते हैं। और उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर, जिसको ताप मंडल कहते हैं। और सबसे लास्ट की सबसे ऊपरी है एक्सोस्फेयर, जिसको हम बाह्य मंडल कहते हैं। तो ये जो कर्मन लाइन है हमारी, है ना, कर्मन लाइन, ये थर्मोस्फेयर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, थर्मोस्फेयर में पड़ती है, यहाँ पर, ठीक है, हमारे वायुमंडल की थर्मोस्फेयर मतलब कि तापमंडल वाली लेयर में पड़ती है। और हमारी पृथ्वी से अगर इसकी दूरी देखी जाए ना, तो वो होती है 100 किलोमीटर की इसकी दूरी है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इस कर्मन लाइन के अगर परे जो देखा जाता है, इस कर्मन लाइन के आगे जो है वो स्पेस आता है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में कैसे थी, देखो न्यूज़ में ये था, देखो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी अभी क्या है कि जो ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, अमेरिका की स्पेस स्टार्टअप है, ये प्राइवेट कंपनी है। तो उसने क्या करा है, उसका एक मिशन है, वो है NS-25 नाम का जो मिशन है। यहाँ पर उसने क्या करा है कि वो 6 पैसेंजर्स को लेकर जाएगा स्पेस टूरिज़्म में। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्पेस टूरिज़्म में लेकर जाएगा, मतलब कि अंतरिक्ष का पर्यटन करेगा। और कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि ब्लू ओरिजिन ने अभी क्या करा है। तो वो क्या है, 6 पैसेंजर्स जाएंगे यहाँ पर। अब देखो, आपको पता है हमारे यहाँ पर, मतलब अभी जो आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि स्पेस टूरिज़्म मतलब कि जो अंतरिक्ष का जो पर्यटन है वो तीन तरह के टाइप्स में वो डिवाइड हो गया है ना। इसके 3 टाइप्स हैं फिलहाल तो अभी। कौन कौन से हैं, एक तो आपका है सब ऑर्बिटल। कौन सा है, सब ऑर्बिटल, जहाँ पर कि 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है वहाँ पर घुमा कर ले जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर थर्मोस्फेयर में क्या है, कर्मन लाइन है। तो कर्मन लाइन कितनी ऊंचाई पर बताई मैंने आपको, 100 किलोमीटर की। और उसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो है अमेरिका वाले की जो ब्लू ओरिजिन की जो कंपनी है, ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पैसेंजर्स को बिठाएंगे और इसको ऊपर ले जाकर इस कर्मन लाइन के हल्का सा ऊपर से घुमाकर और फिर यहाँ पर ले आएंगे। तो ये तो हो गया सब ऑर्बिटल वाला स्पेस टूरिज़्म। एक आता है ऑर्बिटल नाम के स्पेस टूरिज़्म में 400 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे, मतलब कि इससे भी ऊपर है। तो यहाँ पर इससे भी ऊपर ले जाएंगे, 400 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और 400 किलोमीटर की ऊंचाई को तय करके ऊपर की तरफ घुमाकर फिर ले आएंगे। अब एक आता है वो है लूनर स्पेस। लूनर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, लूनर का मतलब हो गया मून, कि यहाँ तो सीधा ही हमारी पृथ्वी से जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे, चंद्रमा पर, चंदा मामा के दर्शन करवा कर लाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
3 तरह के हमने स्पेस के टूरिज्म भी पढ़ लिए। कौन सी कंपनी ने करा है? ब्लू ओरिजिन कंपनी कर रही है, 6 लोगों को लेकर जा रही है। तो कर्मन लाइन हमने कहाँ पर देखी? हमारे थर्मोस्फेयर में है। ये किस में है? थर्मोस्फेयर में। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। आशा करती हूँ कि इसमें सारे पॉइंट्स आपके जो है वो क्लियर हो गए हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल के बारे में जान लेते हैं। हमारे यहाँ पर जीएस की एमसीक्यूज़ की जो है 2 सीरीज़ चल रही है। एक है जीएस की सीरीज़ जो मैं अभी आपको करवा रही हूँ, जो 8 एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जो स्टैटिक पार्ट है वो हम कवर करवाते हैं। और एक है पॉलिटी, राज व्यवस्था। इसके क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ये जो एग्जामिनर है पॉलिटी के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देते हैं। दूसरी हमारी है एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी की हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक है एमसीक्यूज़ और एक है डिटेल्ड में। किसमें है? डिटेल्ड एनालिसिस। यहाँ पर हम फुल चैप्टर पढ़ाते हैं, चैप्टर वाइज सारे जो चैप्टर्स हम लोग करवाते हैं, डिटेल एनालिसिस करवाते हैं और फिर उस हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ को करवाते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो होती हैं इसकी फ़ीस लेती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ये फ्री है बिल्कुल भी। आप जाके पूछ लेना, देख लेना, यूट्यूब पे बिल्कुल ढूंढ लेना, आपको हर जगह फ़ीस जो है पैसे ही लगेंगे, आपके चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पर ये सब जो है ये फ्री है। और आप एक बार पढ़कर देखिए, बहुत अच्छे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर कंसेप्ट को क्लियर करवाया गया है हमारे यहाँ पर। एक आती है हमारी ट्रिक्स की, जिसमें 5 एमसीक्यूज़ हम करवाते हैं। ये भी वही एमसीक्यूज़ हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और ये हमने बहुत ही अनोखे तरीके से करवाया है। जैसा हमने खुद ने पढ़ा वैसे ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर है एक करंट अफेयर मंथली। पूरे मंथ में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, है ना, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि एक मैगज़ीन के रूप में हम आपको यहाँ पर करवा देते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऐसे आलतू फालतू नहीं करवाते हम लोग, ठीक है। फिर एक है हमारी मेंस टॉपिक्स। तो मेंस टॉपिक्स में जो लोग बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं आंसर राइटिंग की, तो उनको हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करवाते हैं, जाकर ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल की कम्युनिटी में हम लोग रेगुलरली क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस भी बनाई जाती हैं, छोटी छोटी, जिसमें कि आपका एक वीडियो में एक छोटे से टॉपिक का कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जितना भी हमारा जो यहाँ पर चैनल में है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 8th क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। ठीक है, 8 शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर किसकी बात करी गई है? क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करी गई है, हमारे इंडिया में क्लासिकल डांस। तो सबसे पहली बात तो है कि यहाँ पे हमने ये जान लिया है कि 8 जो है वो रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस हैं। तो कालबेलिया है, गरबा है, कुचिपुड़ी है या फिर लावणी है। तो इसका सही आंसर है कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी इसका सही आंसर है। अब देखो, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं। तो एक तो है भरतनाट्यम, इम्पॉर्टेंट है भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। फिर एक आता है कुचिपुड़ी। फिर एक है यहाँ पर कथकली। अच्छा देखो, कुचिपुड़ी के बारे में हमने आपको 5 एमसीक्यूज़ की ट्रिक में पढ़ाया था कि किस तरह से एक अंधे मैन से रिलेट करके बताया था, जिससे कि आप कभी ना भूलो, है ना। चलो फिर अब नेक्स्ट है इसका कथकली हो गया। फिर एक हो गया कथक। ये सारे 8 की 8 वो हैं जो क्लासिकल डांस है हमारे यहाँ पर, ठीक है। फिर एक है ओडिसी, 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात कर रही हूँ मैं। अब फिर एक आता है ओडिसी। और फिर एक है सतरिया। फिर एक है मणिपुरी, एक मणिपुर का भी है मणिपुरी। और एक है मोहिनी यट्टम, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 8 क्लासिकल डांस। तो इनको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए, जिससे कि जब आप रिवीजन करेंगे तो ये आपके रिवीजन में एकदम चुटकियों में रिवीजन हो जाएगी आपकी। अब जान लेते हैं कि यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों था। अब देखो, न्यूज़ में ये है कि जो कुचिपुड़ी डांस है ना, ये जो हमारा आंसर है कुचिपुड़ी, जो कि क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी के जो आर्टिस्ट है वो अभी क्या है, किस चीज़ का सामना कर रहे हैं? अपने सर्वाइवल का, अपनी एग्जिस्टेंस का, मतलब कि इसके जो कलाकार है वो अपनी कला के बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी कला जो है वो खतरे में है। ये न्यूज़ में था, इसीलिए हमने इसको कवर किया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये जान लेते हैं कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। किसका है, कौन से स्टेट से आता है? वो आंध्र प्रदेश के स्टेट से आता है। अब इसमें
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर बहुत ही क्विक मूवमेंट्स होते हैं, आई मतलब आँख के एक्सप्रेशन इसमें ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक चीज़ होती है तरंगम नाम की। तरंगम मतलब है कि इसकी जो परफॉर्मर होते हैं ना, वो ऐसे ब्रास की जो प्लेट होती है उस पर ऐसे रख कर जो है वो डांस करते हैं, इसको हिला हिला के, अपने पैरों से हिला हिला के डांस करते हैं, तो उसको बोलते हैं तरंगम बोलते हैं उसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अभी ये क्वेश्चन हमारा पूरा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म यूज टू डिफाइन व्हेन सिटीज़ टेंड्स टू गेट मच वार्मर देन देयर सराउंडिंग रूरल लैंडस्केप पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द समर। मतलब जब शहर अपने आसपास से जो ग्रामीण परिदृश्य की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं, तो और वो भी खासकर गर्मियों के दौरान ऐसा देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। तो आंसर है इसका रूरल हीट आइलैंड, अर्बन या फिर स्पेस या कैंपस। तो इसका सही आंसर आएगा अर्बन हीट आइलैंड, मतलब शहरी ताप द्वीप। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शहर जो है वो तप रहे हैं और ऐसे द्वीप बन चुके हैं शहर की। कैसे द्वीप बन चुके हैं कि जो कि तप रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो हम लोग दो कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर। एक हम बनाते हैं शहर और एक हम बनाते हैं गांव को। अब शहरों में क्या होता है, आपने देखा होगा कि शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती ना, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर घिच पिच मकान होते हैं, सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। तो शहरों में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है और बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, तो बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है, यहाँ तक कि उनके बीच में से जो हवाएं हैं ना, हवाओं के क्रॉस होने तक की जगह नहीं है कि हवा भी पास हो जाए। ठीक है, और गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में क्या होता है, हरी भरी जगह होती है ना, खुले खुले खेत होते हैं, हरी भरी जगह होती है, पेड़ उग रहे होते हैं, और लोगों के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं, लोगों के घर वो भी दूरी पर होते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक का घर यहाँ पर है तो दूसरे का घर कहाँ पर होगा, वो यहाँ पर होगा। मतलब ऐसे होते, इतनी दूरी पे भी नहीं होते, लेकिन होते हैं कि उनके बीच में से जो है ना वो हवा जो है आसानी से क्रॉस हो जाए, और खुले खुले होते हैं। प्लस वहाँ पर पेड़ पौधे हरियाली बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन शहर जो होते हैं उनमें हरियाली बहुत नाम मात्र की होती है, सिर्फ पार्क वगैरह में हो गई ज़्यादातर, है ना, बहुत ही कम पेड़ होते हैं। प्लस शहरों में एक चीज़ और होती है, वो क्या होती है कि यहाँ पर जो व्हीकल्स जो होते हैं ना, कार स्कूटर वगैरह, तो उनसे जो धुआं निकलता है वो पूरी सिटी में जो है वो धुआं धड़कर ये पूरा भर जाता है, तो पूरे में धुआं भर जाता है। ठीक है, और ये जो बिल्डिंग है जो मैंने अभी आपको बताई है, ये सारी बिल्डिंगें किसकी बनी होती हैं, कंक्रीट की बनी होती है ना, पत्थर कंकड़ इनकी बनी रहती हैं, और रोड जो होते हैं वो एस्फाल्ट के बने रहते हैं। तो जब भी दिन के टाइम पर जो है कि मानो सूरज आया, ठीक है, अब सूरज जो है, सूर्य ने क्या करा कि अपनी गर्मी दी यहाँ पर भी, और यहाँ ये गांव में भी दी और शहरों में भी दी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पर जो गांव है वो अगर यहाँ पर गर्मी आएगी ना, तो वो गर्मी शाम के टाइम तक दोपहर को गर्म होके निकल भी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे रातें जो होंगी और शाम के बाद का जो टाइम होगा वो ठंडा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बिल्डिंग्स हैं ये अपने अंदर कंक्रीट पत्थर कंकड़ ये अपने अंदर इस गर्मी को समा लेंगी। ठीक है, ये रोड समा लेंगे, और व्हीकल्स का धुआं पहले ही आ रहा है, ठीक है ना, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन यहाँ सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसके कारण, ऐसी चीज़ों के कारण क्या होता है, और प्लस जब बारिश आती है तो बारिश का पानी भी ज़मीन में नहीं समाता शहरों में। ये है यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो सीन, ठीक है, शहरों का गांव का। तो शहर जो होते हैं ऐसे होने के कारण ज़्यादा गर्म हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू गांव जो होते हैं वो ठंडे रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह की पूरी एक लेयर बन जाती है पूरी, कि यहाँ पर सूरज की गर्मी आ तो गई, ठीक है, ये बिल्डिंग्स गर्म हो तो गई, लेकिन ये बिल्डिंग शाम तक मतलब कि बल्कि रात तक भी 8-10 बजे तक भी ठंडी नहीं हो पाती हैं। उसके बाद तक ये अपनी हीट निकालती रहती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एयर का फ्लो बिल्कुल नहीं है, हवाएं नहीं चलती, ये बिल्डिंग्स रोक लेती हैं। और प्लस ये बिल्डिंग जो है वो अपने अंदर इस सूरज की गर्मी को अपने अंदर ही समा लेती हैं, गर्मी रखती हैं। तो ऐसा जो एनवायरनमेंट बना कि उसकी हीट बाहर ही ना निकल पाए, तो ऐसी जगह को हमने क्या बोला,
अर्बन हीट आइलैंड बोला, ठीक है। शहरी ताप द्वीप बोला, मतलब शहरों में क्या हो गया है, एक तरह के तपे हुए द्वीप बन गए हैं। तो ये टर्म मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब देखो ये जो चीज़ थी ये न्यूज़ में थी, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन बनाया। अब न्यूज़ क्या था, न्यूज़ ये था कि ये जो हमारे यहाँ का जो बेंगलोर है, ठीक है ना, तो बेंगलोर जो है वो भी अभी फ़िलहाल हीट आइलैंड का सामना कर रहा है। वहाँ पर हीट आइलैंड जो है वो बनने वाली कंडीशन देखी गई थी। तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माउंट एटना, कौन सा है, एक मिनट। माउंट एटना लोकेटेड इन, माउंट एटना कहाँ पर स्थित है, इटली, जापान, इंडोनेशिया या इक्वाडोर। तो इसका सही आंसर है इटली में लोकेटेड है। अब देखो सबसे पहले तो इसकी हम लोग न्यूज़ जान लेते हैं कि न्यूज़ क्या थी, कि इटली में सिसिली जो है आपको पता होगा कि वहाँ के जो वॉल्केनो है, ज्वालामुखी है, जैसे कि मानो ये है वॉल्केनो, ये ज्वालामुखी है, तो वहाँ पर स्मोक रिंग्स देखी गई हैं, मतलब धुएं के छल्ले देखे गए हैं, ऐसे 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 धुएं के छल्ले देखे गए हैं। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ थी ये हमारी नोटिस में ये खबर बनकर आई है और इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को न्यूज़ में लिया है, ठीक है। तो ये है माउंट एटना कहाँ पर है, तो ये है इटली में। अब माउंट एटना के बारे में जान लेते हैं। तो माउंट एटना जो है वो वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है। क्या है, दुनिया का एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जो कि है सिसिली में। और सिसिली किसका है, सिसिली है इटली का। तो ये हम नहीं भूलेंगे, ये हमने पढ़ लिया। और ये जो पार्ट आता है पूरा सिसिली और इटली, देखो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं ना ऐसे यहाँ पर, तो इधर की हाँ यहाँ से ऐसे ले आते हैं इसको, ये ऐसे। तो ये वाला जो रीजन आता है ना, ये वाला रीजन, ये आता है आपका मेडिटेरेनियन सी का, ठीक है। उस मेडिटेरेनियन सी में इधर की तरफ है इटली का पार्ट सिसिली, इसके अंदर है ये माउंट एटना, ठीक है। तो अब ये जो है ये हाईली एक्टिव टेक्टोनिक जोन है। क्या है ये है टेक्टोनिक जोन, जहाँ पर की जो प्लेट्स हैं, मेडिटेरेनियन रीजन की बात करें, भूमध्य सागर की, जहाँ पर की पूरी वोल्केनिक बेल्ट पाई जाती है। अब क्यों है यहाँ पर वोल्केनिक बेल्ट, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर आती है यूरेशियन प्लेट और ये है अफ्रीका कंटिनेंट, तो यहाँ पर है अफ्रीकन प्लेट और इधर है अरेबियन प्लेट। तो जब इन तीनों प्लेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तो तब यहाँ पर क्या होते हैं, वोल्केनोज जो हैं वो बनने की आशंका बन जाती है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इटली के सिसिली में क्या देखे गए हैं, ये धुएं के छल्ले देखे गए हैं। तो धुएं का छल्ले कहाँ देखा गया, माउंट एटना में देखा गया। माउंट एटना कहाँ पर है, इटली में है, ठीक है। और अगर और भी इसके वोल्केनोज की मैं बात करूँ, जो और ज्वालामुखी हैं वो कौन कौन से हैं, एक है इसका वेसुवियस, ठीक है, वेसुवियस है, और दूसरा है स्ट्रोम्बोली, ठीक, स्ट्रोम्बोली। तो हमने मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर कवर कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली वूपिंग कफ के केसेस जो आउटब्रेक है वो कौन सी कंट्री में देखा गया है। मतलब ये है कि काली खांसी के प्रकोप को किस देश में देखा गया हाल ही में। तो देखो सोमालिया, चाइना, जर्मनी या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है चाइना में देखा गया है। देखो चाइना वही कंट्री है जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी, आप सभी को पता होगा, है ना। तो अभी क्या करा गया है कि वहाँ पर वूपिंग कफ यानी काली खांसी के जो केसेस हैं वो बहुत सारे देखे गए हैं, उसका पूरा एक प्रकोप के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिया है। तो वूपिंग कफ को जान लेते हैं। तो वूपिंग कफ सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी मतलब क्या होता है, श्वसन संबंधी इन्फेक्शन है ये, ठीक है। अब इसके बैक्टीरिया को भी जान लेते हैं। ये तो ज़रूरी है कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। जैसे कि कोरोना की पूरी जानकारी हमने रखी थी जिस दौरान कोरोना फैला था, क्योंकि एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन बहुत सारे बने थे, तो अभी इसके भी बन सकते हैं। तो इसका बैक्टीरिया हम लोग देख लेते हैं। बैक्टीरिया है इसका बॉर्डीटेला। क्या है, बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। ये नाम आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस होती किससी है, ये होती है बैक्टीरिया से। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। मतलब सेम वैसा ही है लगभग अगर हम कहें जैसे कि हमें कोरोना था, ठीक है ना, और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आसानी से फैल जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, ठीक है, कॉन्टेजियस है। और इसमें भी क्या होता है, इसमें भी रनिंग नोज़ होती है, मतलब जुकाम हो जाता है, फीवर होता है, आँखों में से क्या निकलता है, पानी निकलता है, तो वाटरी आइज़ हो गई,
ठीक है, तो ये हमने सारा देख लिया। अब हमारे इंडिया में, क्या हमारी इंडिया में अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए कोई मिशन है? जी हाँ है। तो उस मिशन का नाम है इंद्रधनुष। क्या नाम है? इंद्रधनुष नाम का हमारे यहाँ पर मिशन है। और वहाँ पर इस वूपिंग कफ के लिए वैक्सीनेशन यानी इम्यूनाइजेशन हमारी गवर्नमेंट ने दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया, नोट कर लीजिए साथ के साथ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेस सैटेलाइट। पेस सैटेलाइट निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी से संबंध रखती है? ठीक है, तो पेस देखो, जाक्सा, इसरो, नासा या ESA, तो इसका सही आंसर है नासा का है। नासा मतलब किसकी स्पेस एजेंसी है? ये है USA की स्पेस एजेंसी। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पेस की। तो इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पर है प्लैंकटन। क्या है? प्लैंकटन। और है एरोसोल, फिर है क्लाइमेट, सी से आ गया क्लाइमेट, फिर है ओशियन इकोसिस्टम। ठीक है, ओशियन इकोसिस्टम सैटेलाइट। ठीक है, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाइमेट, ओशियन इकोसिस्टम सैटेलाइट। तो सबसे पहली बात देखो, इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आप ये भी, इसको भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि जो नासा का जो ये पेस सैटेलाइट है ना, उसने अपना जो डाटा है वो पब्लिकली रिलीज़ करा है। ठीक है, अब ये नासा का जो सैटेलाइट है ये करता क्या है और ये किस चीज़ के काम आता है? तो ये एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट और ओशियन, इसका इसने बहुत ज़्यादा स्टडी करी है, उसका डाटा करा है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हम इसकी स्टडी करके कैसे हम अपनी अर्थ को बचा सकते हैं। और ये जो पेस सैटेलाइट था उसको रखा कहाँ था? उसको रखा था सन सिंक्रोनस। कहाँ पर? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा है। तो ये ऑर्बिट कौन सा ऑर्बिट है? ये वैसा ऑर्बिट है जो कि मतलब उसकी पोजीशन सेम वैसी ऐसी सन की पोजीशन है। ठीक है ना, ऐसा रखा है यहाँ पर, जैसी सूरज की पोजीशन है सेम वैसी ही पोजीशन में इसको रखा गया है। तो इसका ये ऑर्बिट हमें याद रखना है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। अब इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो समझ है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है, ठीक है, उसमें क्या है कि हमारी समझ बढ़ेगी। किस चीज़ की समझ बढ़ेगी? कि हमारे ओशियन जो समुद्र हैं और हमारा जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, कि वो ओशियन में और जो लिथोस्फेयर वगैरह है उसमें किस तरह से एक्सचेंज है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मतलब उसकी पूरी स्टडी करी गई है यहाँ पर। और समुद्र में ही जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन से जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जहाँ से पूरा जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है बड़े पैमाने पर, उनकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है ओशियन के सरफेस पर, सतह पर, है ना। तो उसकी भी पूरी स्टडी करी गई है। और फिर ये हम नए नए तरीके भी खोजेंगे इसमें कि अपनी धरती को क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पेस सैटेलाइट जो है क्वेश्चन जो है इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपी में आप नोट कर लेंगे। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है Recently, which of the following countries has banned the media from reporting on activities of political parties and association? हाल ही में कौन से देश ने कड़ी कार्यवाही करते हुए मीडिया को राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर रिपोर्टिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था कि देखो, पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये ऐसी कंट्री अभी हाल ही में सामने न्यूज़ में आई है। तो इसका सही आंसर है माली। माली जो है उस कंट्री ने अपनी मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनकी एसोसिएशंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी रिपोर्टिंग नहीं करोगे। तो हम पहले माली के बारे में जान लेते हैं। माली जो है अफ्रीकन कंटिनेंट की कंट्री, आपको पता होगा। देखो, अगर मैं अफ्रीका यहाँ पे बनाती हूँ तो यहाँ पर इधर की तरफ माली पड़ती है, ठीक है ना, यहाँ पर इधर की तरफ माली पड़ती है। तो अब देखो, पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाएगा कि ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न अफ्रीका की, जो कि साहेल रीजन में पड़ती है। ठीक, अब दूसरा इसके आसपास की कंट्रीज़ देख लेते हैं। तो इसके आसपास की कंट्रीज़ आ गई, अल्जीरिया आ गई, यहाँ नाइजर आ गई, यहाँ बुर्किना फासो आ गई, कोट डी आइवरी आ गई, गुयाना आ गई, है ना, सेनेगल आ गई और मॉरिटानिया आ गई। ये सारी इसकी जो है वो कंट्री टच हो रही हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछना लाजमी है कि माली से कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो टच करती हैं। माली की जो रिवर हैं,
हमें वो भी पता होनी चाहिए। तो वो कौन सी रिवर है? एक है नाइजर और एक है, ये मेजर रिवर है, ठीक है, और एक है सेनेगल नाम की रिवर। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब माली का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे ऊंचा जो उसका पॉइंट है वो कौन सा है? तो वह है होम्बोरी टोंडो नाम का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इसलिए हमने कवर करी है, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बनते थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रांजिशन जोन बिटवीन सहारा टू नॉर्थ एंड बेल्ट ऑफ ह्यूमिड सवाना टू द साउथ। उत्तर में सहारा और दक्षिण में आर्द्र सवाना की बेल्ट के बीच के संक्रमण क्षेत्र है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पंपा से, साहेल, डाउन्स या वेल्स? तो सही आंसर है उसका साहेल नाम से जाना जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे अफ्रीका कंटिनेंट बनाती हूँ मैं यहाँ पर, तो ये ऐसा रीजन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो क्या है? सहारा डेजर्ट की आती है एक लाइन। किसकी आती है? जो सहारा रेगिस्तान है उसकी। और नीचे किसकी आती है? नीचे आती है सवाना, जो कि घास के मैदान होते हैं, ठीक है। किसकी आती है? घास के मैदान की। अच्छा, अब इस साहेल को हम साहेल पट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वेस्ट से पश्चिम से पूर्व तक है, पहला है, इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, साहेल, ये साहेल रीजन है बीच का, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट तक फैला है, पहला पॉइंट तो इसका ये हो गया। और यहाँ पर है सहारा डेजर्ट जो मैंने आपको बताया, और ये दुनिया का सबसे बड़ा सहारा डेजर्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है। और नीचे क्या आता है? नीचे आता है सवाना, जो कि दक्षिण में घास के मैदान है, ठीक है। ये रेगिस्तान है, ये डेजर्ट का मतलब है कि ये रेगिस्तान है। और नीचे आता है सवाना, जो कि घास के मैदान जिन्हें कहा जाता है। अच्छा, अब वेस्ट में, ये आंसर है इसका, वेस्ट में है हमारा अटलांटिक ओशियन। कौन सा है? अटलांटिक ओशियन पड़ता है। और यहाँ पर जो है हमारा ये रेड सी मतलब लाल सागर पड़ता है। ये बाउंड्रीज मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साहेल रीजन, और ये हमारे हो गए पूरे 8 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको हमारे 8 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो हमें कमेंट करिए अगर आपको जो है वो कोई भी डाउट है इनमें। तो हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस जो सीरीज़ चल रही है इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।